वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल ले। आप मकर राशि के जातकों के लिए वक्त ने अपनी तस्वीर बदल दी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के मार्गदर्शन को लेकर। वर्ष 2025 की भविष्यवाणियां मैं गोचर के अनुसार जब करूंगा वो बात की बात है, लेकिन उसके पहले दोस्तों बड़ी खुशखबरी आपके लिए। आप मकर राशि के जातकों के लिए कर्म फलदाता शनिदेव 7.5 वर्षों की कड़ी परीक्षा के बाद अपनी 7.5 इसी वर्ष 29 मार्च को समाप्त कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, 7.5 वर्षों के बाद जब 7.5 की समाप्ति होती है तो व्यक्ति के जीवन में इतने सकारात्मक बदलाव आते हैं कि व्यक्ति खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता। इस कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद व्यक्ति अचानक से सफलता की बुलंदियों पर चढ़ता देखा गया है। विगत 7.5 वर्षों के सारे कष्ट भूल जाएंगे, लेकिन घमंड में भूलना मत और शनिदेव को भूलना मत। दोस्तों, वर्ष 2025 बड़े परिवर्तनों का साल है। विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े ग्रहों के परिवर्तन नहीं थे, सारे छोटे छोटे ग्रहों के परिवर्तन थे, जिसके कारण 2025 में आप एक बहुत बड़े बदलाव को नहीं देख पाए थे। लेकिन इस वर्ष एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ग्रहों के बड़े बदलाव हैं और वो सारे बड़े ग्रह। आइए प्रारंभ करते हैं आप मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के भविष्यवाणियों के साथ। इसके पहले यह जान लें कि 2025 जिसका अंक होता है 2 + 2 + 5 यानी कि नंबर 9, यानी कि इस वर्ष के अधिपति देवता बनते हैं मंगल देव, यानी अग्नि तत्व, एनर्जेटिक प्लैनेट, यानी कि ये जो साल है एनर्जी से भरपूर होगा, आलस्य की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वहीं आपकी 7.5 भी समाप्त हो जाएगी। मार्च के अंत में चैत्र प्रतिपदा शुक्ल तिथि के हिंदू वर्ष के परिवर्तन के साथ ही वर्ष के जो राजा बनेंगे वो सूर्यदेव बनेंगे। सूर्यदेव जहां राजा बनकर इस वर्ष का नेतृत्व करेंगे, वहीं मंगल देव जो सैनिक हैं वो एक सैनिक बनकर एनर्जेटिक रूप से इस वर्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यह वर्ष बड़ी सफलताओं को इंगित कर रहा है। दोस्तों, आइए बात करते हैं 4 बड़े ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। पहला परिवर्तन 29 मार्च को शनिदेव का होगा, जो 7.5 की समाप्ति करते हुए आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब शनिदेव प्रवेश करते हैं तो इसको मणि कांचन राजयोग बोला जाता है। और साथ ही 30 वर्षों में गोचर शास्त्र के अनुसार शनिदेव के जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव का गोचर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, शुभ मंगलकारी परिणामों को देता है। व्यक्ति अपने ही विचारों से, अपनी ही योजनाओं से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, असीम लाभ की प्राप्ति करता है। वहीं यदि इनकी शुभता और अशुभता देखें तो गोचर के सिद्धांत के अनुसार शनिदेव 29 मार्च को आपके दूसरे भाव को छोड़ते हुए तीसरे भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय गोचर का चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होगा। तो शास्त्र कहते हैं कि जब गोचर का चंद्रमा जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में है तो ताम्र मूर्ति लेकर शनिदेव आ रहे हैं, यानी कि तांबे का पाया। वहीं दूसरे गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति जो आपके विदेश के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जहां 29 मार्च को शनिदेव पधारेंगे, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि होगी। तो 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति जिन्हें शिक्षा का कारक मानते हैं, ज्ञान, विवाह के योग बनाते हैं, भाग्य का कारक माना गया है, संतान का दाता माना गया है, और वो संतान के भाव में, प्रेम के भाव में, शिक्षा के भाव में ही विराजमान है और 14 मई तक वहीं रहेंगे। तो आधा वर्ष जो है मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। संतान प्राप्ति के इच्छुक जातकों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का वहां होना बेहतरीन है। 14 मई को वो राशि परिवर्तन करते हुए छठे भाव में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में। छठे भाव का गोचर देवगुरु बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता सिद्धांत के अनुसार, लेकिन चूंकि सोने के पाए के साथ वहां प्रवेश करेंगे तो उनकी अशुभता उतनी नहीं रह गई जितनी रहनी चाहिए थी सिद्धांत के अनुसार, तो वो भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। नौकरी वाले भाव में गए, विदेश को सीधा दृष्ट कर रहे हैं। छठे भाव में, नौकरी के भाव में बैठकर करियर को दृष्ट करेंगे, कई तरह की शुभताओं को लिए हुए। और एक बात विशेष है जो कि इस वर्ष होनी है, किसी भी राशि में जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो 13 महीने वहां पे बिताते हैं। 0 से 30 डिग्री को क्रॉस करने में 13 महीने का वक्त लगता है, 1 साल 1 महीना। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब डबल स्पीड में निकलेंगे, यानी कि 14 मई को छठे भाव में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर को 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि उनके उच्च राशि है। आपके व्यापार के भाव में चले जाएंगे तो नौकरी वाले भाव को, रोग शत्रु और ऋण वाले भाव को देवगुरु बृहस्पति सिर्फ 5.5 महीने में क्रॉस करेंगे अतिचारी रूप से। विदेश के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है, तो विदेश में रहने वालों के लिए बहुत ही तीव्र लाभ की प्राप्ति और बहुत जल्दी जल्दी लाभ की प्राप्ति होगी। अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को बहुत ही तीव्रता से आपको लागू करनी होगी, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। एक तो मंगल देव का वर्ष एनर्जेटिक और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हुए बहुत ही स्पीड में, तो आपको ताल में ताल मिलानी होगी, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। समय बेहतरीन। वहीं देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 वर्ष के बाद करीब करीब उच्च के होते हैं और आपके 7वें भाव में उच्च के होंगे। बेहतरीन बात यह है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक फिर वक्री होके वापस छठे भाव में। बहुत ही प्यारा ट्रांजिट आप मकर राशि के जातकों के लिए। तो 7.5 की समाप्ति के बाद देवगुरु बृहस्पति का ये बिहेवियर, ये गोचर आपके लिए नहले पे दहला साबित होती हुई आप अपने जीवन में अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। इस गोचर के कारण राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है, विचारों के भाव में। राहु का गोचर सर्वश्रेष्ठ अभी तक पिछले 18 महीनों से आपके लिए, और मई 18 तक रहेगा। जब राहु तीसरे भाव में होते हैं तो इंट्यूशन लेवल बहुत ही हाई होती है, आपकी दूरदर्शिता होती है, साम दाम दंड भेद लगाकर आप अपने कार्य निकाल लेते हैं। अभी आधे वर्ष आप इसका आनंद लेते रहें, अपनी योजनाओं को अंजाम देते रहें, अपने भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट को बनाते रहें, क्योंकि राहु जब तक यहां पे है, मन के भाव में, तीसरे भाव में, रिस्क लेने वाले भाव में, आप इसका बेनिफिट लें। अब राहु 18 मई को वक्री होता हुआ, क्योंकि वक्री चलता है, वक्री होता हुआ धन के भाव में प्रवेश करेगा, सेकंड हाउस में। राहु जब सेकंड हाउस में जाता है तो वाणी का भाव है, इसे शास्त्रों के अनुसार बहुत अच्छा गोचर नहीं माना गया है। वाणी कड़वी हो जाती है, बहुत ही रूडली लोग बिहेव करने लगते हैं अपनी वाणी के द्वारा, जो कि अच्छा नहीं होता। लेकिन धन का भाव है, धन के भाव में राहु जाएगा, विदेश का धन आएगा, सोशल मीडिया से धन आ सकता है, और भी कई रास्ते हैं लक से। लेकिन फिर से शुभता अशुभता अगर परखनी हो तो मूर्ति निर्णय पाया। तो जिस दिन राहु 18 मई को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे वक्री होते हुए,
गोचर का चंद्रमा कुछ ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि आपको पुनः सोने का पाया राहु के गोचर में भी मिलता हुआ, यानी कि इस वर्ष में कोई लोहे का पाया नहीं। शनिदेव ताम्र पाया, लेकिन बेहतरीन गोचर में 7.5 समाप्ति। देवगुरु बृहस्पति बेहतरीन गोचर में स्वर्ण पाया लेते हुए और राहु स्वर्ण पाया लेते हुए, यानी कि 2025 एक सॉलिड वर्ष के रूप में आपके भविष्य के लिए आपके सामने खड़ा है। अब अपनी कार्मिक गति बढ़ानी है, आपकी सफलता इस वर्ष कोई नहीं रोक पाएगा। कई लोग ये पूछते हैं कि 7.5 के बाद जब शनिदेव तीसरे भाव में आते हैं तो आखिर क्या वजह होती है कि व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन कमा लेता है या लाभ कमा लेता है? क्या कारण है कि इस गोचर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? दोस्तों देखिए, आपके लग्नेश यानी कि आपके प्रथम भाव के स्वामी होते हैं शनि। चंद्र राशि यानी कि आपके स्वामी ही शनिदेव हैं और प्रथम भाव के स्वामी हैं। और 10 के बाद नंबर क्या होता है? 11, उनकी मूल त्रिकोण राशि। धन के स्वामी, आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, पारिवारिक सुख कितना है, आपकी वाणी कैसी है, तो उसके नियंत्रण करता कौन है? शनिदेव। अब दोनों के नियंत्रण करता होते हुए जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो तीसरा भाव क्या है? रिस्क लेने का भाव, निर्णय लेने का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। धन के स्वामी होते हुए जब तीसरे भाव में जाएंगे तो आपके द्वारा ही, आपकी योजनाओं के द्वारा ही, आपकी स्ट्रैटेजी के द्वारा ही, आपके लिए गए रिस्क के द्वारा ही आपकी क्षतिपूर्ति करेंगे। 7.5 वर्षों में जो भी आपका नुकसान हुआ था आपको बिल्ड करेंगे, क्योंकि प्रारब्धवश उन्होंने ही आपकी मति मारी थी और वही आपके मस्तिष्क वाले भाव में जाकर आपकी मति शुद्ध करेंगे। कहते हैं ना, शनिदेव रिजल्ट देते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोचा हुआ, मुख से बोला हुआ, कर्म से किया हुआ। तो अभी तीसरे भाव में है, वो चले गए मनसा। तो मन से सोची हुई बातों में आपको नियंत्रण रखना है, पवित्रता रखनी है, वहां भी कोई कार्मिक फॉल्ट नहीं करना है। उसके पहले कहां थे? 7.5 में वाचा, तो वहां नियंत्रण रखना था। तो अभी मन पे नियंत्रण रखना है। मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखनी, नियत खराब नहीं करनी, हर तरह से सात्विक विचारधारा रखनी है, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है। अब ये शुभ फल इसलिए देते हैं तीसरे भाव में कि अगर ध्यान दें तो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। तो जब शनिदेव तीसरे भाव में बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जो आएगी वो पंचम त्रिकोण पर आएगी, लक्ष्मी स्थान पर, प्रेम, शिक्षा और संतान वाले भाव। और सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी त्रिकोण है, और फिर उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो नवम त्रिकोण पर भाग्य पे चली गई। तो उन्होंने भाग्य को भी ब्लेस कर दिया, लक्ष्मी त्रिकोण को भी ब्लेस कर दिया। बहुत ही तेजी से व्यक्ति उठना शुरू करता है, क्योंकि दोनों स्तंभों को वो दृष्ट कर देते हैं, दिमाग पर बैठ गए और 10वीं दृष्टि डाल दी नुकसान के भाव पर, यानी कि आपको नुकसान नहीं होने देंगे। खर्चे पे नियंत्रण लगा दिया। किसी भी तरीके से जो अकस्मात बिना वजह के जो नुकसान, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंटल, ये वो कोई भी क्षति वो होने नहीं देंगे। इस कारण से आपके जीवन में 2.5 वर्षों तक कोई बाधा आएगी ही नहीं। दोस्तों, ये वर्ष मकर राशि के सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए जितना स्वर्णिम रहेगा उतना ही बिजनेसमैन के लिए भी है, क्योंकि नौकरी के कारक ग्रह खुद ही हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में गुरु अतिचारी हो रहे हैं, नौकरी वाले भाव में, वहां से करियर को दृष्ट कर रहे हैं। तो नौकरी में तो आप बिल्कुल स्पीडली आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। वहीं देवगुरु बृहस्पति बिजनेस के भाव में जाकर उच्च के होने वाले हैं। तो इस साल के 2 महीने, अक्टूबर से दिसंबर, और फिर अगले वर्ष भी देवगुरु बृहस्पति उच्चता लिए रहेंगे, यानी कि एक लंबे समय के लिए। शनिदेव ने भी 2.5 वर्षों के लिए अप्रूव कर दिया, देवगुरु बृहस्पति ने इस वर्ष के लिए भी और अगले वर्ष के लिए भी आपके बिजनेस को एक सुदृढ़ता दे दी, और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, बढ़ते हुए क्रम में, कहीं कोई बाधा नहीं है। दोस्तों,
वही केतु अष्टम भाव में विराजे हैं। अष्टम भाव में जब केतु होते हैं तो अच्छा इसलिए नहीं माना गया है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि देखो अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है। जिंदगी में कुछ घटनाएं जो कि हमें पता नहीं कब होंगी, वो है अष्टम भाव। जैसे मृत्यु कब होगी, एक्सीडेंट कब होगा, गड़ा हुआ धन कब मिल जाएगा, पैतृक संपत्ति कब मिल जाएगी, हमें नहीं पता, लॉटरी कब लग जाएगी, तो वो अष्टम भाव देता है। अब वहां केतु बैठ गया तो केतु क्या है, केतु चीजों को हिडन करता है। तो एक तो छिपा हुआ भाव और एक केतु, तो वहां पे डबल एक ना डायलमा वाली स्थिति बन जाएगी, भ्रम की स्थिति बनती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि गाड़ी वाड़ी थोड़ा ध्यान से चले, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है वहां पे डबल वो धुंध कहेंगे। जैसे धुंध में गाड़ी चलानी होती है ना, घने कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है, वैसे लाइफ की विजिबिलिटी केतु अष्टम में कम कर देता है। वही रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, जो छिपे हुए काम करते हैं, जैसे अंडरकवर कोई काम करते हैं, डिटेक्टिव है, माइनिंग है, जो चीजें आपके आंखों के सामने नहीं है, छिपे हुए कार्य को करने वाले वो तरक्की करेंगे। जो आध्यात्म को बहुत मानते हैं, दिल से भगवान को मानते हैं, वो बहुत तरक्की करेंगे। उनके साथ कुछ भी अपशकुन नहीं होगा, चीजें सही दिशा में रहे। तो अपनी कुंडली चेक करा लें, वहां पे देख लें कि अष्टम भाव में कोई क्लैशिंग वगैरह तो नहीं है, या आपके अष्टमेश किस स्थिति में है, दशा क्या चल रही है। वैसे में केतु के उपाय कर लें थोड़े से। किसी भी अनिष्ट से बचने के लिए विष्णु भगवान का पूजन करें, क्योंकि केतु जो है मत्स्य अवतार से संबंधित है। एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। साथ ही किसी आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए मांसाहार से दूर रहें। 7:30 समाप्त हुई है तो शनिदेव, मैंने क्या बोला, घमंड में भूलना मत शनिदेव को। तो मांसाहार, शराब, बुरी नजर, इन चीजों से दूर रहें। किसी के धन पे बुरी नजर नहीं डालनी है, पर नारी पे बुरी नजर नहीं डालनी है, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि शनि कहां बैठे हैं, आपकी सोच में। आपने किया नहीं, सिर्फ सोचा भी तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो करना ही क्यों। अच्छा गोचर आने का मतलब ये नहीं, 7:30 समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने को आजाद हो गए। फिर तो वही बात हो गई कि अच्छे वक्त में भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो अच्छा वक्त है, तो अच्छे वक्त में आपको और रेमेडी करनी चाहिए। लोग सोचते नहीं, हमारा बुरा वक्त आया तभी हनुमान चालीसा पढ़ना है, हमारा बुरा वक्त आएगा तभी सुंदर कांड करना है, हमारा बुरा वक्त आएगा तभी मंदिर जाना है। नहीं, अच्छे वक्त में इन चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप भूले नहीं अपने पथ को। आप जितनी तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हैं ना अच्छे वक्त में, एक्सीडेंट की संभावना उतनी ही ज्यादा होती। तो गोचर अच्छे हैं, वर्ष में बहुत गति है, तीव्रता है, तो हमें अपने आचरण को नहीं भूलना है। हमें अपने नियत से डिगना नहीं है, हमें भूलना नहीं है कि हम एक अच्छे इंसान हैं। अच्छी सोच रखनी है। अपने आप को सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर ब्रांडेड ना बनाएं। एक आईफोन ले लिया, एक एप्पल वॉच ले ली, रोलेक्स पहन लिया, एक बढ़िया सी कार ले ली और अपने आप को ब्रांडेड समझने लगे। और आजकल होता क्या है, बड़े बड़े घरों में देखो लोग गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, अपशब्द, अब्यूजिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, बोलने की तमीज खोते जा रहे हैं। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं ना, अपने जबान को खराब करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, तो इतना तो मान लीजिए कि जो सफलता 100% मिलनी चाहिए थी ना, वो 50% होकर रह जाती। स्वास्थ्य की खराबी अलग। तो अच्छे वक्त में और संयमित रहना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब यह है, यह नहीं कि 7:30 समाप्ति हुई, छोटे छोटे सक्सेस मिल गए, मान लो आप घमंड में फूल गए, खूब शराब पीने लगे, खूब अय्याशी करने लगे, है ना, तो फिर क्या होगा, ये अच्छा वक्त फिर अच्छा नहीं रहेगा, आपके कर्म के कारण खराब हो जाएगा। कहते हैं ना, कर्मा ओवर रूल्ड। अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, एकदम राजा महाराजाओं वाली कुंडली है, कोई दोष नहीं है,
लेकिन अगर आप किसी को जाकर गोली मार दो, जान से मार दो, आप जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? कुंडली इतनी अच्छी है, दशा इतनी अच्छी है, फिर भी जाओगे क्यों? कुंडली में तो लिखा नहीं था कि आप जेल जाओगे, क्यों गए फिर? तो अगर आप गलत कर्म करोगे तो कर्मा कुंडली को ओवर रूल्ड कर देगी। यही श्री कृष्ण ने समझाया है, कर्म कर्म कर्म। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, दोष है, तो आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा पाठ कराकर शांति कर रहे हैं, तो वो दोष भी समाप्त हो जाएंगे। करना क्या है वो आपको सोचना है, आपको बैलेंस बनाना है। जैसे साइकिल पर आप बैलेंस बनाते हो, है ना? अपना संतुलन बनाइए। अच्छे वक्त में भी अच्छे बने रहिए, बुरे नहीं बनना है। जो गलतियां हैं, जो आपके अंदर एरर्स हैं, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, छोड़ दीजिए। कुछ लोग बोलते नहीं, हम तो चिकन नहीं खाते, अंडा खा लेते हैं कभी कभी, अंडा तो वेजिटेरियन है। भाई साहब, मुर्गे ने अंडा दिया है, वो उसका गर्भ है। फिर अंडा जब बाहर आता है तो उसे फिर वो सेकती है मुर्गी, हीट देती है, और फिर उसमें से एक प्राण का जन्म होता है, एक जीवन का जन्म होता है, और आप उसी को खा रहे हैं, किसी के गर्भ को खा रहे हैं। तो ये तो उससे भी बड़ा पाप है। समझिएगा बात को। सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए अपनी आत्मा को दूषित ना करें। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें आज अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। मैं बस ये बता रहा हूं कि 2025 में आप तरक्की कैसे करें। अभी अभी 7.5 समाप्त हुई है, तो शनिदेव को पुनः गुस्सा ना दिलाएं। देवगुरु बृहस्पति पे पूरा वर्ष टिका है, अतिचारी हो रहे, उच्च के हो रहे 12-13 वर्षों के बाद। उन्हें खराब ना करें, आध्यात्मिक ग्रह हैं। शनिदेव भी कर्मा देखते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी उनसे ज्यादा कर्म की परख करते हैं, सात्विक ग्रह। और अष्टम में चले गए केतु, मोक्ष का कारक ग्रह, वो भी आध्यात्मिक ग्रह है। हिडन भाव में गया है, कहीं आप दूषित आचरण करेंगे वो फिर खतरनाक है, क्योंकि अष्टम भाव में है। तो मैं इन वीडियो में आपको सावधान कर रहा हूं। बाकी आपकी जो मर्जी है वो तो आप करेंगे ही, है ना? बट मार्गदर्शन देना मेरा काम है। तो दोस्तों, 2025 के पहले 14 मई के पहले 5.5 महीने तक, जब तक गुरु आपके पंचम भाव में है, आपके जन्म चंद्रमा को दृष्ट करते रहेंगे, स्वास्थ्य के भाव को दृष्ट करते रहेंगे, तो स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। पंचम में बैठे हैं तो प्रेम, शिक्षा और संतान के मामले में आप लकी रहेंगे, सफलता मिलती रहेगी। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलती रहेगी, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। वहीं उनकी पंचम दृष्टि भाग्य के भाव पर जा रही है, तो भाग्य भी वो बली करके रखेंगे पहले 5 महीने। उसी दौरान शनिदेव भी परिवर्तन कर लेंगे, और राहु देव उसके 4 दिन के बाद परिवर्तन कर लेंगे 18 मई को। कुछ दिनों तक शनि और राहु साथ में रहेंगे तीसरे भाव में। वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो टाइम है आपको योजनाएं बनाने का। मार्च 29 को शनिदेव आ जाएंगे तीसरे भाव में, और 18 मई तक वो राहु के साथ रहेंगे तीसरे भाव में। 2 क्रूर ग्रह शनि राहु तीसरे भाव में, मानसिक मजबूती के भाव में, रिस्क लेने वाले भाव में। अगर आपने अप्रैल और मई 18 के बीच 1.5 महीने के दौरान कोई बड़ा डिसीजन ले लिया, कोई बड़ा रिस्क ले लिया, तो आपको हो सकता है करोड़पति अरबपति बना दे। रिस्क वही ले सकता है जो खुद एक सैनिक की तरह सोचता हो, है ना? सैनिक क्या है? तलवार निकालकर युद्ध में दौड़ता है सैकड़ों लोगों की ओर। उसे पता है कि उधर से भी सैकड़ों तलवार आ रही है मुझे मारने के लिए, लेकिन फिर भी दौड़ता है, लड़ता है। वैसे ही सफलता होती है। हम चंद पैसे जब इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, कोई रिस्क लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डर जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और रिस्क नहीं ले पाते, अमीर नहीं बन पाते। तो वैसे ही हजारों और लाखों जो हमें डराने वाली जो भावनाएं हमारे मन की ओर अटैक करेगी, लेकिन आपको एक सैनिक की भांति आपको रिस्क लेना होगा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अगर आप युद्ध ही नहीं लड़ोगे तो जीत और हार कहां? घर में या ऑफिस में आराम से सोफे पे बैठ के, एसी में बैठकर तो सफलता नहीं पाई जा सकती ना।
उसके लिए वहां मेहनत करके पहुंचना पड़ता है। ये 1.5 महीने राहु जहां आपको दूरदर्शिता देगा, वहीं शनि की शक्ति उसे मिलेगी। शनि राहु दोनों मित्र हैं, और जब दोनों मिलते हैं ना, तो शास्त्रों में इसे श्रापित दोष भी बोला गया है। लेकिन ये चूंकि गोचर में है तो हम उस दोष को नहीं मानेंगे, उस मजबूती को देखिए। और जैसे कोई राक्षस होता है तो जंगल में वो अच्छा बिहेव करता है, जंगल में वो अच्छा महसूस करता है। तो हमारा जो दिमाग है वो एक मतलब विचारों के एक बेहद जंगल की तरह है। अब वहां दोनों क्रूर ग्रह, तो आपके उन भय से भरे विचारों में, अच्छे विचारों में वो ढूंढेगा आपको कहां से अरबपति बनाना है, और उससे एक आयाम देगा कि नहीं, इससे तो कर गुजरो, शक्ति देगा आपके अंदर। आपने योजना बनाई कि नहीं ये करना है, ये करना है, लेकिन अधिकतर लोग जो फेल होते हैं वो डर के वो योजना कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करते फिर वास्तविकता के धरातल पे। दोस्तों, वहीं जब राहु सेकंड हाउस में जाएगा तो विदेशी संपर्क तो बनेंगे ही, वहां से धन तो आएगा ही। साथ ही राहु चूंकि शनिदेव की राशि में गए हैं तो शनिवत हो गए, क्योंकि राहु कोई ग्रह तो है नहीं, वो एक चुंबकीय फील्ड है। अगर आप कुंडली में देखेंगे तो सारे जन्म के समय जो ग्रहों की एनर्जी होती है वो 0 से 30 के रेंज में लिखी हुई होती है। जो ग्रह उच्च का होता है वो 30, 28, 25 इस तरह से लिखा होगा, और जो ग्रह नीच के होते हैं वो 0 के आसपास उसकी एनर्जी लिखी हुई होती है। लेकिन राहु केतु में देखेंगे तो हमेशा 0 ही अंकित होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई ग्रह नहीं है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आप टेलीस्कोप से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। अगर आप नासा में भी जाओगे और बोलोगे कि मुझे टेलीस्कोप से दिखाओ भाई कि कहाँ राहु केतु है, तो आपके ऊपर हंसेंगे, कह रहे कोई है ही नहीं राहु और केतु। मैं तुम्हें सूर्य दिखा सकता हूँ, चंद्रमा दिखा सकता हूँ, बुध दिखा सकता हूँ, मंगल दिखा सकता हूँ, राहु केतु नहीं दिखा सकता। लेकिन हमारे ऋषि मुनि उनसे भी समझदार थे। उन्होंने बोला भैया दिख तो नहीं रहा, लेकिन सूर्य से भी ज्यादा बल कौन लगा रहा है फिर हमारे बॉडी पर? 7 ग्रह के अलावा वो 8वां और 9वां जो राहु और केतु है वो है क्या? उन्होंने फाइंड आउट किया, देखा कि जहां पृथ्वी से जब आप देखते हो सूर्य और चंद्रमा का जहां पाथ कटता है वहां नॉर्थ और साउथ में एक चुंबकीय फील्ड बन गया, जो आपकी बॉडी को आपके ऊपर उतना ही बल लगा रहा है जितना सूर्य, चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति या शनि लगा रहे हैं। तो उसकी गणना के बिना तो ये ज्योतिष शास्त्र ही अधूरा है, परफेक्ट प्रेडिक्शन आ ही नहीं सकता। तो चूंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक चुंबकीय फील्ड है, अब वो सेकंड हाउस में गया तो चुंबकीय फील्ड जहां जाएगा वहां पे उसको वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। वो वाणी का भाव है, तो वहां पर आपको वाणी संभाल कर बोलनी है, तभी लाभ होगा। आपके वाणी से बहुत लाभ दे सकता है, लेकिन संभाल कर। बहुत आप कभी कभी तीखा बोल देंगे, संभालना है, नहीं तो उससे रिश्ते खराब होंगे। साथ ही क्या है, वो धन का भाव है, तो राहु क्या है, एक विदेशी ग्रह बोला गया। विदेश से धन लाने के लिए और अचानक धन प्राप्ति के लिए, सोशल मीडिया से धन प्राप्ति के लिए, है ना, वो बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। अब चूंकि वो चुंबकीय फील्ड चूंकि शनि की राशि में बना है तो वो शनिवत फल देगा। वो शनि के बल को ही बढ़ा रहा है, धन के भाव में बढ़ गया। तो एक तो शनि तीसरे भाव में 7.5 समाप्त करके एक अच्छे समय में, और वहां सेकेंड हाउस में राहु चला गया शनिवत फल देने, तो डबल शनि की पावर मिल गई। तो इस समय आप मतलब 7.5 के बाद का जो एक अच्छा वक्त होता है ना, तो उसका डबल अच्छा वक्त आ गया, क्योंकि राहु भी 2025 में सपोर्टिव हो गया, वो भी 18 महीने के लिए। सब दीर्घकालीन लाभ हैं 2025 के। शनि 2.5 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष, और देवगुरु बृहस्पति ये पूरे वर्ष अतिचारी होंगे, फिर वक्री होंगे, फिर अगले वर्ष भी उच्च के रह के आपको लाभ देते रहेंगे, आपके बिजनेस को नया आयाम देते रहेंगे, आपके करियर को चट्टान की भांति मजबूत करते रहेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप 2025 में नहीं पा सकते। योजनाएं बनाइए और जंग के मैदान में कूद पड़िए। सफलता कभी भी बहाने बनाने से नहीं मिलती। अगर हम ये बोलें कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम मजबूर हैं, गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो एक्सक्यूजेज होते हैं। हमारे भारत की आपने ओलंपिक लेडी का नाम सुना होगा, हिमा दास। हिमा दास जब ओलंपिक के लिए प्रिपेयर कर रही थी अपने आप को, तो वो कोरोना काल के टाइम में
उनके पिता ने उन्हें स्पाइक्स वाले जूते लाकर दिए। नंगे पांव दौड़ती थी, पहनने को जूते भी नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि ये कोई ब्रांडेड तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, तो उस पे उन्होंने एडिडास लिखा ताकि उन्हें बुरा ना लगे। फिर फिनलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 400 मीटर की दौड़ जीतने के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिर पता है क्या हुआ? फिर एडिडास वालों ने उन्हें अप्रोच किया। जिस जूते पर उन्होंने एडिडास का फेक नेम कोट किया था, आज के डेट में एडिडास वालों ने उन्हें बुलाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उनके नाम से जूते बनाती है। दोस्तों, ये एक मिसाल है कि जिस जूते को पाने का सपना उस लड़की ने देखा कि काश मेरे पास इस ब्रांड के जूते होते, तभी तो नाम लिखा। फिर सफलता मिलने के बाद वही कंपनी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाती है और उनके नाम से जूते बनाते हैं। हिमा दास, वो एडिडास के लिए भी एक प्राउड मोमेंट था कि नहीं, मैं इनके नाम से जूते बनाऊंगा। ये होती है जिंदगी। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और जिस चीज को पाने की अपेक्षा रखते हैं, आप उसके ऊपर भी सर्वोत्तम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यहां वो मायने नहीं रखती कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने सोर्सेस हैं, कितने फंड्स हैं, कितने इन्वेस्टर हैं। बस एक ही चीज मायने रखती है, वो है आपकी मानसिक शक्ति, जीतने की प्रबल इच्छा। और आपकी इसी प्रबल इच्छा को शनिदेव इस बार ब्लेस करने के लिए तीसरे भाव में बैठे हैं। तो दोस्तों, यह वर्ष सिर्फ पाने का है, खोने का नहीं है। शनिदेव 30 वर्षों के बेहतरीन गोचर में देवगुरु बृहस्पति सोने के पाए को लेकर आपके लिए 2025 में, राहु सोने के पाए को लेकर आपके लिए 2025 में आपके सक्सेस के लिए सहयोग देने के लिए खड़ा है। अब सिर्फ आपको खड़ा होना है। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 आपके जीवन के स्वर्णिम अक्षरों में एक माइलस्टोन की तरह हमेशा के लिए याद रह जाए, कुछ ऐसी सफलता पाएं। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये एक बड़े ग्रहों पे आधारित नट सेल वीडियो है, एक आइडिया देने के लिए कि ये वर्ष कैसा रहने वाला है। बाकी छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि, उनके गोचर भी मंथली आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं कि किस तरीके से कब क्या मूव लेना है आपको। तो उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, तो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल बटन जरूर ऑन कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि आपके 7:30 समाप्त हो गई है और उन्हीं की ब्लेसिंग से सब कुछ मिलना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, जल्द ही मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर।